हम बात करेंगे साइबर अपराध की। किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और इसे रोकने के लिए क्या उपाय, क्या विकल्प हमारे सामने हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो 2019 में साइबर अपराध के मामलों में करीब 63% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये वो मामले हैं जो कि दर्ज किए गए हैं। 2018 में कुल 28,248 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 44,546 हो गई। अगर इसके बाद हम 2020 के अब तक के आंकड़ों को देखें तो वहां पर कोविड काल में इनकी संख्या में और ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अगर राज्यों के लिहाज से देखें तो कर्नाटक 12,000 के मामले दर्ज किए गए 2019 में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 11,000 से ज्यादा, महाराष्ट्र में करीब 5,000, तेलंगाना में करीब 2,500 और असम में 2,200 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। ये वो बड़े राज्य या जहां पर सबसे ज्यादा नंबर्स नजर आए हैं। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि असल में साइबर क्राइम या इस तरह के मामलों की संख्या बढ़ने के पीछे के कारण क्या हैं और कोविड एरा में भी ये संख्या तेजी के साथ लगातार बढ़ी है। अब सवाल यह कि इसे रोकने के लिए हमारे पास क्या सिस्टम है, क्या मौजूदा राज्य उसे अपनाते हैं और चुनौतियां क्या हैं, और एक आम व्यक्ति किस तरीके से साइबर क्राइम से खुद को बचा सकता है, क्या उसके पास टूल और विकल्प हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ ब्रजेश सिंह जी हैं, आईजी महाराष्ट्र पुलिस, सर स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर ए नागरत्ना हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ रमेश सिंह जी हैं, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देना बैंक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत ब्रजेश जी मैं आपसे करना चाहूंगा कि आंकड़ों में वृद्धि हो रही है 2018 से 2019 में, 2019 के बाद 2020 के अब तक के अगर महीनों को देखें, वजह सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या है, क्योंकि पहले ये था कि हम क्या कम ट्रांजैक्शन करते थे डिजिटल मोड में, ऑनलाइन मोड में, ये संख्या बढ़ी है, उसके साथ साथ आंकड़े बढ़ना स्वाभाविक है, या फिर कुछ और? कविन जी, 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो जो आप जिसको डिजिटल एम्पावरमेंट कहें या डिजिटाइजेशन कहें, वो बहुत तेज़ी से हुआ है। और ख़ासकर कोविड में अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन जो फिज़िकली नहीं कर सकते, अब हमने सब डिजिटली करना शुरू कर दिए हैं। तो चाहे वो कोई चीज़ ख़रीदना हो या कोई चीज़ ऑर्डर करना हो या बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना हो, आपस में कोई पैसे इंटरचेंज करना हो, सब चीज़ें जो हैं अब डिजिटली की जा रही हैं। तो जिस तरह का डिजिटाइजेशन आप लोगों को शायद देश को समय लगता 5-6 साल में करने में, वो कुछ 1-4-5 महीने में हो गया पर फोर्स, क्योंकि अब आप फिजिकली कोई चीज़ नहीं कर सकते। लॉकडाउन शुरू थे तो लोगों ने ये सब डिजिटली करना शुरू किया। आप देखें स्क्रीन टाइम, बैंडविड्थ का कंजम्पशन, सब कुछ बहुत बढ़ चुका है। 200-300% से इसमें बढ़ोतरी हुई है। साथ ही बढ़ोतरी हुई है साइबर क्राइम में। लेकिन इसमें 2 चीज़ें गौर करना बहुत ज़रूरी है। एक तो कि रजिस्ट्रेशन बढ़ा है साइबर क्राइम का। तो पहले एक जो कहा जाता था कि पुलिस रजिस्टर नहीं करती, उसमें फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि सब जगह साइबर ट्रेंड पुलिस वाले और साइबर क्राइम लैब्स की स्थापना की जा रही है। जैसे आप देखें तो महाराष्ट्र में हर जिले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन दिया गया है और हर पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स दिए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पोर्टल खोला है cybercrime.gov.in, सारे लोग नोट कर लें, cybercrime.gov.in, जिस पर आप एनोनिमसली और अपने नाम से भी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस तरह के सारे एफर्ट्स जो हैं वो रजिस्ट्रेशन बढ़ाने की तरफ, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, तो आप पकड़ेंगे कैसे साइबर अपराधियों को। तो साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी बढ़ रहा है और डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है। लेकिन इस सब को काउंटर करने के लिए हमारे यहाँ एफर्ट्स किए जा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से भी किए जा रहे हैं। एक साइकॉड नाम की संस्था खोली गई है जो साइबर कोऑर्डिनेशन करती है सारे स्टेट्स में, कि कहीं कोई क्रिमिनल कॉल सेंटर है या कहीं कुछ है, कोई जुरिस्डिक्शन के बाहर है, तो इन सब पर प्रॉपरली नज़र रखने के लिए साइकॉड की स्थापना की गई है। इसी तरह यूनियन होम मिनिस्टर ने एक साइबर दोस्त के नाम से ट्विटर हैंडल चालू किया है, जहाँ पर लोगों को वो सलाह देते हैं कि किस प्रकार के फिशिंग अटैक चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं। तो अटेम्प्ट्स हर तरह के किए जा रहे हैं। जिस तरह साइबर अपराधी कोशिश कर रहे हैं, उस तरह हमारी सारी जो यंत्रणाएं हैं जो आपको सुरक्षित रखने में काम करती हैं, वो अब ऑनलाइन भी आपको सुरक्षित रखने के लिए मुस्तैद हैं। कविन जी। जी ब्रजेश जी, एक और चीज़, क्या अवेयरनेस को लेकर मैं कहूँ, एक आम पब्लिक, एक आम जो यूज़र मैं कहूँ डिजिटल मोड का इस्तेमाल कर रहा था, अगर आपसे हम 2-3 साल पीछे लौटते हैं तो उस तरह से अवेयर नहीं था इन चीज़ों को लेकर,
या रिपोर्ट करने उसको कंसर्न ऑफिसर डिपार्टमेंट तक बताने में हिचकता था या कतराता था या उससे जानकारी नहीं थी, ये भी वजहें थी? और आज जब देखते हैं जो यूज़र है वो ज़्यादा अवेयर है इन चीज़ों को लेकर, अगर कोई फ्रॉड होता है, कोई चीज़ उसके साथ इस तरीके के साथ केस सामने आते हैं, वो कंसर्न डिपार्टमेंट या ऑफिसर या बैंक तक पहुंचता है? कविन जी, पहले मैकेनिज्म इस तरह के कम थे। अब देखिए, जैसे ओम्बड्समैन मैकेनिज्म है या आप आरबीआई के सर्कुलर्स देखें तो जो कस्टमर है उसकी लायबिलिटी को आरबीआई ने लिमिट कर दिया है अगर वो रिपोर्ट करता है समय से। तो सो इन सब चीज़ों की अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों ने रिपोर्ट करना शुरू किया। यही नहीं, अब जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के और बैंकों के और पेमेंट वॉलेट के जो ट्विटर हैंडल हैं, लोग उसमें टैग करके कंप्लेंट करते हैं। तो एक ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म बन चुका है। अवेयरनेस है लोगों में, लेकिन अवेयरनेस जितनी कम की जाए उतनी कम है, क्योंकि साइबर अपराधी रोज नए तरीके निकालते हैं। कभी वो पेमेंट का लिंक भेज देंगे, कभी आपको वो किसी ब्रीच डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन निकाल कर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ और नाम और एड्रेस बताकर ऐसा जताएंगे कि वो जीवन बीमा से बोल रहे हैं, कहीं से बोल रहे हैं, और आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये देखिए आपकी इस दिन पे पॉलिसी लैप्स होने वाली है। तो ये डेटा ब्रीचेस में से इन्फॉर्मेशन लेकर स्टेज करते हैं अटैक को, और आपको सोशल इंजीनियरिंग के तहत आपका ओटीपी, पासवर्ड या कोई ऐसी चीज़ बैकडोर इंस्टॉल करने पर मजबूर करते हैं जिससे आप खुद का नुकसान कर लें। सो अवेयरनेस जितनी की जाए कम है, क्योंकि साइबर क्रिमिनल रोज अपना मोडस बदलता है। मैं धन्यवाद दूंगा आपका कि आपने ये बड़ा अहम मुद्दा उठाया, और लोगों तक, जो लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे उनके कहीं ना कहीं अगली बार कोई लिंक क्लिक करने के पहले, ओटीपी शेयर करने के पहले, फ़ोन पर कोई इंस्टॉल करने से पहले वो इस बारे में सजग रहेंगे। तो ये एक अच्छा स्टेप है, मुझे लगता है अवेयरनेस सतत करना चाहिए। कविन जी। बिल्कुल रमेश जी, क्योंकि बैंकिंग जो पूरा का पूरा फाइनेंस सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है जब भी साइबर अपराध की बात आती है, और जो आंकड़े हैं वो इसकी पुष्टि भी करते हैं। और हालांकि जैसा कहा जी ने, बहुत अहम है कि हाल के कुछ वर्षों में आरबीआई के कदमों की बात करें या फिर बैंकों के अपने ओर से जो एफर्ट हैं, उसके ज़रिए उन्होंने इस तरह के अपराधों को रोकने या कम करने के लिए जो उनके कंज्यूमर कस्टमर हैं उनको अवेयर करने की दिशा में या रिड्रेसल सेल्स की तरफ अच्छे कदम उठाए हैं। किस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग या फाइनेंस का जो सेक्टर है उसने इस दिशा में इससे रोकने या इससे लड़ने के लिए जो कदम उठाए हैं वो क्या हैं, और क्या अभी मैकेनिज्म है बैंकिंग सेक्टर में ओवरऑल? जहाँ तक बैंकों का संबंध है, तो बैंक चूंकि फाइनेंस में डील करते, तो सबसे जो एक आघात जो लगता है बैंक को ही लगता है उसके कस्टमर के थ्रू, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम काफ़ी कड़े हैं। फिर चाहे वो एटीएम से फ्रॉडुलेंट कैश निकालने के हो, चाहे इंटरनेट बैंकिंग से फंड ट्रांसफर के हो, चाहे जो भी हो। तो बैंक वाले इस संदर्भ में, जब चूंकि सीधे सीधे जो जिम्मेदारी होती है, लायबिलिटी जो बैंकों के ऊपर आ पड़ती है, उसको ध्यान में रखते हुए बैंक वाले पिछले कई सालों से लगातार इस बारे में सजग है कि कुछ ऐसा किया जाएगा ताकि अपने कस्टमर का नुकसान कम हो और अपना भी एक स्ट्राइप सिस्टम लाए। हम लोगों ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया इस संदर्भ में पिछले सालों से। हम एज ए बैंकर किसी भी समस्या के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम आपको फ़ोन नहीं करते कि आप ओटीपी दीजिए। ये अवेयरनेस को काफ़ी चलाया गया, और उसके चलते जहाँ तक इसमें सजगता आई लोगों में, लेकिन आज भी हर आए दिन अखबार में न्यूज़ पढ़ने मिलता है कि भाई उसके 10 लाख के पैसे चले गए, 5 लाख चले गए, उसने खरीदने के। कई बार दुख तो ये होता है कि किसी स्टूडेंट ने अपने क्यूकेयर पे या और किसी साइट के ऊपर अपने कोई एक छोटा सा आईपैड बेचने को निकाला, और पता चला कि उसने बेचने के उसको पहले लेने के देने पड़ गए, ना आईपैड बिका, ना पैसे भी उसके अकाउंट के भी चले गए। तो ये जो साइबर क्राइम करने वाले वो हमसे 10 कदम आगे रहते हैं, और उसको रोकने के लिए जहाँ तक संस्थाएं काम कर रही है, सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं, विजय जी की संस्थाएं सब काम कर रही है। बैंक वाले पूरी कोशिश ये करते हैं कि हम कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली पालन करें। हम अपने कस्टमर को ये भी कहते हैं कि देखिए, डिजिटल पेमेंट के मॉड बढ़ गए हैं, लेकिन साथ में खतरे बढ़ गए आपके। आप किसी कीमत पे ओटीपी को शेयर न करें, अपने एटीएम कार्ड को अपने पास में संभाल कर रखें, जब भी उसको यूज़ करें किस तरह से यूज़ करें, सारी गाइडेंस हम दे रहे हैं। हम सारे तरफ से कोशिश करते हैं कि हम अपने कस्टमर का, जो कि बैंकों के लिए उसका अन्नदाता है, बैंकों के लिए और क्या है, बैंकों के लिए अन्नदाता उसका बैंक कस्टमर ही है, तो उसकी सेफ्टी हमारी सेफ्टी है, हमारा ग्रोथ उसी में बना हुआ है। इसको ध्यान रखते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे कस्टमर को कोई नुकसान ना हो। रमेश जी, एक चीज़ जो जहां पर, क्योंकि रूरल इंडिया और जो ग्रामीण भारत में सबसे ज़्यादा केसेस आए, वो इशारा करते हैं कि बैंक की ओर से जो कॉल सेंटर की फैसिलिटी शुरू की गई वो थी कंज्यूमर के सुविधा के लिए, लेकिन इसी कॉल सेंटर के नाम पर
जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं वो लोगों को झूठे वायदे या फिर उनकी इन्फॉर्मेशन को लेकर और फिर ये फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। क्या इस दिशा में नई गाइडलाइंस या पैमाने हैं, या इस दिशा में कैसे हम थोड़ा सा और बदलाव या सजग हो सकते हैं? देखिए, ये बात अब बिल्कुल आप सही कहते हो कि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठा रहे हैं वो ग्रामीण भागों में रहने वाले कस्टमर्स है, वहाँ के ग्राहकगण हैं। लेकिन आप कॉल सेंटर की जो बात करते हो तो बैंकों के जो कॉल सेंटर्स है वो नॉर्मली इस प्रकार के इसमें इन्वॉल्व नहीं दिखते। लेकिन हाँ, कुछ लोग इस तरह की गलत वेबसाइट या फ्रॉडलेंट वेबसाइट बनाकर, कॉल सेंटर बनाकर अगर लोगों को ड्यूप करते हो तो एक अलग बात है। ये बात तो बहुत सही बात है। आप जानते हो मैं मुंबई में रहता हूँ, यहाँ से सर भी ब्रजेश जी भी मुंबई में रहते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर मीरा रोड और भाईंदर एरिया है जहाँ पे बहुत बड़े चीज पकड़े गए। बलाड में, कांदिवली सेंटर में जहाँ पे बड़े बड़े फ्रॉड सेंटर पकड़े गए, जो कॉल सेंटर करके मैं तो समझता हूँ कि हम सबसे भारत के कंज्यूमर इसमें फंसते हैं। बल्कि इन्होंने तो अमेरिका में बैठे हुए हमारे एनआरआई से उन लोगों को आईआरएस इंटरनेशनल आईआर इनकम टैक्स के उनके टैक्स के है उसके ऊपर भी उन लोगों ने उनको फ्रॉड करके साइबर क्राइम में उनको लूट लिया है। तो ये हमसे कुछ आगे चल रहा है, लेकिन हम तो एज ए कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिकॉशन लेते हैं बैंकर। हम न सिर्फ उनको बल्कि हम अपने कस्टमर के, हम अपने ग्राहक, हमारे जो स्टाफ है उनको भी साथ में ये करें, जब भी आपके साथ में कस्टमर इंटरेक्ट करता है, अभी पिछले कुछ दिनों से पहले उनके इंटरेक्शन कम हो जाए, लेकिन जब भी ग्राहक आता है तो उसको इस बात के बारे में बिल्कुल बताए कि वे अपने एटीएम कार्ड को, इंटरनेट के पासवर्ड को, सबको संभाल कर रखें। इसका जहाँ पे बेस्ट यूज है वहाँ पे ही यूज कीजिए और उसको कोशिश कीजिए कि किसी कीमत पे इससे आपके साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। ओके डॉक्टर नागरत्ना, जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहे हैं और हम उससे अवेयर करें या नए और ज़्यादा मजबूत कानून लाएं या अपने स्ट्रक्चर को ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, लेकिन उसके बावजूद ब्रजेश जी ने ठीक कहा कि जो साइबर क्रिमिनल हैं वो कहीं एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, नए नए तरीके ईजाद करते हैं। हम कहाँ पर लैग करते हुए नज़र आते हैं या कहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है अगर हम इस पूरे के पूरे एरिया को थोड़ा सा ज़्यादा फुल प्रूफ करना चाहते हैं? अगर मैं कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो लैक ऑफ अवेयरनेस, जैसे कि सर बोल रहे थे कि अवेयरनेस शायद नहीं होगा कस्टमर्स में, सो वो अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। स्पेशली कोई भी फोन के जरिए से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए नहीं पूछेंगे। सो ऐसे कॉल्स अगर आते हैं तो पासवर्ड नहीं शेयर करना चाहिए, ओटीपी नहीं शेयर करना चाहिए, तो ऐसे अवेयरनेस आना चाहिए। और फिर दूसरी बात है कि समटाइम्स इट हैपेंस बिकॉज ऑफ ग्रीड, तो लॉ कैन नॉट रेगुलेट ग्रीड। आपको लॉटरी लगा है या ऐसे कहते जब फोन आते हैं, ईमेल्स आते हैं तो रिस्पॉन्ड नहीं करना है। तो दैट वन। एंड देन लीगली अगर मुझे बताना है तो अभी हमारा साइबर लॉ बहुत बढ़िया है, बहुत वाइडर है। सारे के सारे अपराध इसके अंदर हम रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजरल लॉ थोड़ा आउटडेटेड है। स्पेशली डेटा को कलेक्ट करना, एविडेंस को कलेक्ट करना, एमुलेटिव प्रोसेस, वो प्रोसीजरल लॉ में हम अपडेशन नहीं ला रहे हैं, अमेंडमेंट नहीं ला रहे हैं। बट देयर आर स्टिल इम्प्रूवमेंट्स। पहले क्या होता था, एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने का बहुत दिक्कत होता था। अगर मैं साइबर पुलिस स्टेशन जाती तो मुझे रेगुलर पुलिस स्टेशन जाने के लिए बोलते थे, वहां जाती तो साइबर पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहते थे। अभी एटलीस्ट वो सब सॉर्ट आउट हुआ है, जैसे ब्रिजेश सर ने बोल रहे थे, तो अभी आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल में पुलिस स्टेशन से, तो इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म भी बहुत अच्छा है। तो लीगली इट्स फाइन, सब्सटैंटिव लॉ इज फाइन, पुलिस आर ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, लेकिन वो प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे आपको मर्डर प्रूव करना है वैसे ही आपको साइबर क्राइम भी प्रूव करना है। इन द सेंस बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत है प्रोसिक्यूशन के ऊपर। आई थिंक मुझे लगता है हमको वहां फोकस करना है, थोड़ा लीगल चेंजेस लाना है, सो दैट इट इज मेड मोर प्रोसिक्यूशन फ्रेंडली, एट द सेम टाइम कीपिंग इन माइंड द अक्यूज्ड राइट्स। लेकिन क्या डॉक्टर नागरत्ना, जिस तरीके से, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल इस तरीके के क्राइम को देखते हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट डिटेल्स भी होती हैं। डिजिटल युग में हम देखते हैं कि कहाँ से फ्रॉड हुआ है, किस नंबर से हो रहा है या किस साइट से हो रहा है। उसके बावजूद जो आपने कहा कि प्रोसीजरल जो दिक्कत हैं वो क्यों नज़र आती हैं, अगर हमारे पास साक्ष्य या सबूत के तौर पर बहुत सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में साफ नज़र आती हों? हम जैसे पहले बात कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा लोग रूरल एरिया से अभी ये सर्विस यूज कर रहे हैं, स्पेशली कोविड के बाद, लेकिन अभी तो लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग द सर्विसेज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व्ड। सो शायद वो लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकता है। और फिर
पुलिस अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए। तो देयर आर स्पेशल ऑफिसर्स हु आर ट्रेन्ड एंड ऑल। अभी रेगुलर पुलिस ऑफिसर्स को उनका भी ट्रेनिंग चल रहा है, वो अपडेटेड ट्रेनिंग होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर्स को इस एरिया में लाना चाहिए, क्योंकि ये क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आज आप कोई भी कन्वेंशनल क्राइम ले लीजिए, उसमें डिजिटल एविडेंस इन्वॉल्व होगा। तो आई थिंक मोर वी शुड फोकस ऑन ट्रेनिंग। ये एक कानून है जो 2000 में आया था, अब तक हम ट्रेनिंग का बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऐसा है कि एवरीडे इट इज चेंजिंग, सो अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग भी चाहिए। और आजकल एविडेंसेस आपको डीप वेब में मिल सकता है, डार्क वेब में मिल सकता है, कहीं पे भी मिल सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे ये क्या है? ये सब इंटेंजिबल एविडेंस है, ये डेटा है, मेटा डेटा है। सो इसको हम जब जज के सामने प्रोड्यूस करेंगे तो एडमिसिबिलिटी भी बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो वहाँ एविडेंस लॉ का भी कुछ ऑब्स्टेकल्स है। सो वो सब हमको कॉम्प्रहेंसिवली देखना है। तो पुलिस कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लॉ शुड बी मेड मोर कन्वीनियंट सो दैट इट इज मेड इजियर टू एडमिट दिस एविडेंस। ओके, ब्रजेश जी, पहले तो मैं दर्शकों के और जो तमाम मैं कहूँ कि हमारे देश में लोग जो कि इस्तेमाल करते हैं अलग अलग बोर्ड को ट्रांजेक्शन के या फिर बैंकिंग या फिनेंस सेक्टर को लेकर, अगर कोई घटना घटती है तो दो चीज़ें आमतौर पर दिखती हैं। कुछ लोग अवॉइड करते हैं उसको किसी को रिपोर्ट करना या बताने को लेकर, और कुछ लोग उसको लेकर शुरुआत करते हैं, पहल करते हैं, लेकिन कहाँ पहले जाएँ, स्थानीय थाने पर जाएँ या फिर साइबर क्राइम सेल के पास जाएँ या कहीं और जाएँ? क्या रास्ता आपके लिहाज से बेटर है, सही हो सकता है? ये देखिए, ये पहले होता था कि लोग हिचकिचाते थे रिपोर्ट करने में, लेकिन अब जहाँ किसी के पैसे गए तो वो व्यक्ति को दर्द होता है, वो रिपोर्ट करता है। इसमें मेरी सलाह रहेगी कि सबसे पहले अपने लोकल स्थानीय पुलिस स्टेशन को, स्थानिक आपके पुलिस स्टेशन को आप अप्रोच करें, और इसके अलावा cybercrime.gov.in पे एक कंप्लेंट डाल दें, क्योंकि वो भी ढूंढ के एक कंप्लेंट की आपकी लोकल साइबर क्राइम लोकल पुलिस स्टेशन को भेज देंगे। मैं इससे एक और आपको एक संबंधित बात बताना चाहूँगा कि अगले एक साल में इस सब में बहुत गिरावट आएगी, क्योंकि नीति आयोग की तरफ से एक डॉक्यूमेंट जारी हुआ है जिसका नाम है डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, डेपा। उसमें ये जो सारी इंफॉर्मेशन आज हर बैंक, हर वॉलेट, हर सर्विस प्रोवाइडर, हर मर्चेंट अलग अलग लेता है, तो एक वहाँ पर अकाउंट एग्रीगेटर होगा, और अकाउंट एग्रीगेटर जो है एन्क्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन अपने पास रखेगा, और ये इन्फॉर्मेशन आपके कंसेंट से ही, केवल आपके कंसेंट से ही शेयर की जाएगी, अपने आप शेयर नहीं होगी। ओके, सो इन्होंने एक प्राइवेसी का एक टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर बनाया है, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन किससे शेयर की। आप कहेंगे कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन जो है आप मेरे बीमा के साथ नहीं शेयर करें, केवल मेरे वॉलेट के साथ शेयर करें, ये मेरे बैंक के साथ ना शेयर करें, और ये केवल इसके साथ शेयर करें। तो आप एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये बहुत ही वेलकम स्टेप है, जहाँ पर आपकी प्राइवेसी अब आपके हाथ में आ जाएगी। आज तक क्या था कि अगर एक बड़ा डेटाबेस है जहाँ से डेटा लीक हो गया तो उसको लेकर साइबर अपराध बाद में किए जाते थे, लेकिन एक बार ये जो डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर आ जाएगा तो इसमें सारी एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन, वो भी जितने बार आपके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। देखिए, एक देश है एस्टोनिया, जहाँ पर यदि पुलिस वाला आपका लाइसेंस चेक करता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि कविन जी, ब्रजेश सिंह जी ने आपका लाइसेंस चेक किया और इसी समय पर चेक किया, इस कारण चेक किया। ओके, तो ये डेपा जो आ रहा है ये इसी तरह की चीज होगी। कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन को अगर टच करना चाहेगा तो उसमें आपका पहले से प्री बिल्ड कंसेंट होगा और आपको इंटीमेशन किया जाएगा। मुझे लगता है एक बार ये आ जाएगा तो जिसको हम KYC नॉर्म्स कहते हैं, तो जैसे बैंक से हमारे साथी हैं वो बताएंगे, आप नो योर कस्टमर नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन कस्टमर है। आज हाल ये है कि जैसी पैसा एक कहीं साइबर क्राइम में चुराया जाता है, वो एक बैंक में जाता है, वहाँ से वॉलेट में जाता है, वहीं से 5 जगह 6 जगह जंप करता है और कहीं जाकर ऑर्डर पर ATM से निकाल लिया जाता है। तो रियल टाइम ट्रांजैक्शंस में ये पैसा उड़ते जाता है और इसको ब्लॉक करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक बार ये डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर आ जाएगा तो आप पिन पॉइंटेड तरीके से जान पाएंगे कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, और फाइनली उसको ट्रेस कर पाएंगे कि किसके पास ये फाइनली गया है, कौन इसका फाइनल बेनिफिशियरी है, और डेटा का आपके मिसयूज नहीं हो पाएगा। तो ये डेटा प्राइवेसी और आपकी सिक्योरिटी से भी संबंधित एक बड़ा अच्छा कदम है जो नीति आयोग ले रही है, और मुझे लगता है इससे फ्रॉड कम करने में बहुत बड़ा फायदा होगा। और विजय जी, एक और चीज़ जो कि मैडम कह रही थी कि क्या साइबर लॉ में अभी जो सिस्टम है कानूनों के ज़रिए साक्ष्यों को जुटाने और प्रूव करने का कोर्ट में, वो थोड़ा सा लेंदी या ज़्यादा टफ है, उसको हमें आज के लिहाज से जो ज़रूरतें हैं या फिर मैं कहूँ जिस तरीके से साइबर क्राइम में बदलाव आ रहे हैं
उसमें अपडेट करने की और ज़्यादा ज़रूरत है? जी, हमारे यहाँ देखिए एक ही साइबर कानून है, बाकी सारे देशों में अलग-अलग तरह के साइबर कानून हैं। जैसे अगर आप यूएस जाएँ तो वहाँ बीसियों प्रकार के साइबर कानून हैं कि हेल्थ के डेटा को लेकर उनका हिप्पा अलग कानून है, बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर अलग कानून है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटीरियल को लेकर अलग कानून है। हमारे यहाँ एक साइबर कानून है जिसमें अलग-अलग धाराएँ हैं। तो समय के साथ शायद इसको लेजिस्लेचर को जैसी ज़रूरत पड़ेगी तो वो नए-नए कानून और उसके प्रावधान बनाएगा। इन्वेस्टिगेशन करने में हमारे सामने इस तरह से दिक्कतें आती हैं कि अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे देश में है तो हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये इन्फॉर्मेशन जो होती है किसी बाहर के देश के सर्वर पर होती है। उस देश के साथ में अगर आपकी कोई ट्रीटी नहीं है तो ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि सारे के सारे प्लेटफॉर्म और सारे के सारे सर्वर्स जो हैं वो कहते हैं कि हम आपके कंट्रीज़ के लॉ से सब्जेक्ट नहीं हैं। सो ये कहीं ना कहीं हमको सॉल्व करना पड़ेगा। जो हमारा नया पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन आ रहा है जिसको हम श्री कृष्णा बिल भी कहते हैं, जी जी। उसमें डेटा लोकलाइजेशन की बात की गई है कि हमारे सिटीजन का, भारत के सिटीजन का डेटा भारत में रहेगा एक कॉपी कम से कम, जिससे हमको जो भी लॉ एनफोर्समेंट के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको विहित रूप से प्रॉपर प्रोसीजर से हम उसको अप्रोच करेंगे, जिसमें हमारा एक ऑडिट ट्रेल होगा और हमारा जस्टिफिकेशन होगा कि हम इस इन्फॉर्मेशन को किस लिए चाहते हैं, और उससे हमारे इन्वेस्टिगेशन में आसानी हो जाएगी। लेकिन तब तक मुझे लगता है ये तकलीफ है। फोरेंसिक्स तो हो जाता है, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन सर्वर्स पे है, बाहर है, उसको प्राप्त करने में मुश्किल होती है। इसी तरह से अगर साइबर क्रिमिनल बाहर किसी देश में है तो वहाँ तक पहुँचने में मुश्किल होती है। ये लोग एंटी फोरेंसिक तकनीकों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये लोग VPN, प्रॉक्सी, ऑब्फस्केशन,